नमस्ते, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। दोस्तों, मैं अगर आपसे पूछूँ कि भारत का ताज किसको कहते हैं? या फिर अ, भारत में धरती का स्वर्ग किसे कहा जाता है? या फिर अगर मैं आपसे पूछूँ कि केसर की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? या फिर और भी सिंपल सवाल कि सेब के बागान कहाँ पर होते हैं? तो आई एम श्योर आपका आंसर एक ही होगा, वो होगा कश्मीर। जी हाँ। आज हम कश्मीर से हमारी बहन अनीका नाज़िर जी हमारे साथ में हैं और आज का वीडियो जो है वो बड़ा स्पेशल होगा और बहुत अच्छे डिस्कशंस होंगे। अनीका जी, आपने आपकी मसरूफ़ियत में से हमें समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच राहुल जी, मुझे अपनी चैनल पे बुलाने के लिए और मेरे ओपिनियंस को जानने के लिए अपने चैनल के थ्रू उसे टेलीकास्ट करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अनीका जी, हमने अभी देखा रिसेंटली लगभग 1 महीने के दरमियान प्राइम मिनिस्टर मोदी पहले जम्मू विज़िट पे गए, फिर उसके बाद वो श्रीनगर विज़िट पे आए। तो इस पूरे विज़िट को आप किस तरह से देखती हैं? उस पूरे कश्मीर रीजन के लिए, कश्मीर एज़ अ स्टेट के लिए उन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की कितनी इम्पोर्टेंस है जो प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पे अनाउंस किए और जो प्राइम मिनिस्टर की विज़िट है, उसका कितना इम्पोर्टेंस है वहाँ पर, उस पूरे रीजन में? अगर आप कुछ आपके थॉट्स शेयर कर सकें। देखिए, मैंने पहले भी अपने एक ट्वीट के ज़रिए से ये लिखा था कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जो विज़िट है हमारे जे-एंड-के में, मैं एज़ एन इंडिविजुअल इसे एक कैजुअल इवेंट नहीं देखती हूँ। ये एक बहुत बड़ा इवेंट है या ये एक क्या हम क कहते हैं कि अ, उन नैरेटिव्स को ब्रेक डाउन करने का एक वो विज़िट होगा जो हमेशा कश्मीर के रिगार्डिंग बनाए जाते हैं या क्लेम किए जाते हैं दैट कश्मीर इज़ स्टिल अ कॉन्फ्लिक्ट रिडन ज़ोन और यहाँ पे लोगों को इस चीज़ की आज़ादी नहीं है, मज़हबी आज़ादी नहीं है, वो आज़ादी नहीं है, ये आज़ादी नहीं है। तो ये एक फाइनल टेस्टमेंट था उस नैरेटिव के लिए जो कश्मीर पे क्लेम किया जाता है हमेशा से, कि जी, कश्मीर में हालात अभी भी खराब है। तो प्राइम मिनिस्टर का इस खित्ते में आना एक ज़ाहिर-सी बात है लोगों ने पीपल वर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि अब प्राइम मिनिस्टर इतने टाइम के बाद आई थिंक आफ्टर सो मेनी इयर्स एक ऐसा इवेंट हुआ जहाँ प्राइम मिनिस्टर खुद आ रहे हैं आफ्टर जी20 एंड अदर इवेंट्स जो कश्मीर में हो रहे हैं काफ़ी सालों से। प्राइम मिनिस्टर का यहाँ आना एक इसने एक होप जो है इंस्टिल की लोगों के मन में, उनके ज़हनों में कि अब वो आएँगे कश्मीर तो ज़ाहिर-सी बात है हमारे लिए कुछ तो होगा। कश्मीर के लिए अगर कुछ भी रहे हैं हमारे इश्यूज़ अभी भी, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर है या बाकी चीज़ें हैं या हमारी स्टेटहुड रिस्टोर करने की बात है या यहाँ पर इलेक्शंस होने की बात है, उस हवाले से भी लोगों ने एक आशा जो है वो दिखाई कि जो प्राइम मिनिस्टर यहाँ आ रहे हैं, हम उन्हें सुनेंगे और वो क्या बताएँगे अपनी स्पीच में कश्मीर के रिगार्डिंग। तो एज़ एन इंडिविजुअल और अगर मैं लोगों के हिसाब से देखूँ कितने लोगों ने काफ़ी सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, बहुत दूर-दूर गाँव से लोग आए थे और उनकी स्पीच सुनने के लिए जैसे उसमें से एक एंटरप्रेन्योर नाज़िम जिसका नाम है, जी। जो हनी प्रोडक्शन का काम करते हैं और गवर्नमेंट स्कीम से ही उसने ये काम जो है शुरू किया है। उसने भी हिस्सा लिया और रूबरू हुए प्राइम मिनिस्टर से या बाकी सारे लोग हैं जो उनसे मिले या उनका जो है वेलकम किया कश्मीर में। तो सबकी एक नज़र थी इस विज़िट पे कि किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर जो है वो यहाँ आएँगे या क्या बताएँगे वो क्या और वो हमें भेंट देंगे। तो जैसे जम्मू में उनका जो एक विज़िट हुआ वहाँ पे उन्होंने नए आईआईटीज़ और बाकी जो कॉलेजेस का जो है इनॉग्रेशन किया या हमारी जो रेलवे लाइन है अब संगलदान तक पहुँच चुकी है। जी। इट्स अ फाइनल और स्टेप बाकी रह गया है और जम्मू कश्मीर जो है रेस्ट ऑफ द कंट्री से डायरेक्टली कनेक्ट होगी क्योंकि कनेक्टिविटी की बहुत प्रॉब्लम थी। या और भी प्रोजेक्ट उन्होंने यहाँ पर जो इनॉग्रेट किए तो लोग इसी की तरफ देख रहे थे और भी कुछ चीज़ें थी लोगों के ज़हन में
शायद आने वाले समय में वो इन चीज़ों पर बात करेंगे या इन चीज़ों का जो प्रस्ताव है लोगों के सामने रखेंगे या उनके लिए और भी काम करेंगे। बट ऑलरेडी बहुत सारी स्कीम्स और बहुत सारी जो चीज़ें हैं यहाँ कश्मीर में काफ़ी टाइम से चल रही हैं। फिर वो चाहे एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर हो जो कश्मीर में नेक्स्ट इम्पॉसिबल था पहले क्योंकि यहाँ पर हम एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में नहीं सोचते थे या स्टार्टअप्स छोटे-छोटे स्टार्टअप्स के बारे में नहीं सोचते थे क्योंकि हमें पता था यहाँ पे हालात खराब है और इन सब चीज़ों के बाद हमारा बिज़नेस यहाँ पे नहीं चलेगा। वी वर होली एंड सोली डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट जॉब्स। हम गवर्नमेंट जॉब्स के एग्ज़ाम्स देते थे या उनमें चले जाते थे, तब जाके हमारी जो गवर्नमेंट जॉब मिलती थी या कुछ और चीज़ें हम करते थे। तो वो एक माहौल बनाना या फिर इन सब चीज़ों का इनॉगरेशन करना लोग पीपल वर लुकिंग एट इट और आगे आने वाले समय में भी उनकी बहुत आशाएँ हैं, चाहे वो रिक्रूटमेंट को लेकर हो या बाकी चीज़ें हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो रहबर खेल हो या बाकी हो, जिनकी रिक्रूटमेंट में अभी भी उनको लग रहा है कि उनकी रिक्रूटमेंट जो है परमानेंट नहीं है और वो काफ़ी सालों से राइट, अभी जॉब कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को लेकर अभी भी लोग जो है उनकी एक उम्मीद है प्राइम मिनिस्टर से कि इस पर भी वो बात करेंगे। सो दिस वाज़ ऑल ओवर अबाउट राइट। पीएम विज़िट लोग जो है उनकी और तरफ देख रहे थे। हुँ। राइट, और मैंने मैंने एक चीज़ जो ऑब्ज़र्व करी देखी उस दिन जो जो उनकी स्पीच थी, जो उनका पूरा प्रोग्राम था, वो भी मैंने बड़े क्लोज़ली वॉच किया, देखा। अ जो भीड़ वहाँ पे रही थी, जो लोग उन्हें सुनने के लिए आए थे, वो ऐसे नहीं थे कि जिन्हें लोगों को बुलाया गया है, वो खुद अपने मर्ज़ी से वहाँ पर आए थे और उन्हें सुनना चाहते थे। और ये सुनना चाहते थे कि वो कितने अच्छे से कनेक्ट एस्टेब्लिश कर पाते हैं लोगों के साथ में और क्या चीज़ें वो सौगात दे के जाते हैं और क्या चीज़ें वो बोलते हैं और शायद वो कनेक्ट एस्टेब्लिश बहुत अच्छे से हुआ, मुझे लगता है। फिर वो जम्मू का विज़िट हो, चाहे वो श्रीनगर का विज़िट हो। बिल्कुल, और जो आपने अभी जो चीज़ें बताई, वो चीज़ें एक कंस्ट्रक्टिव और पॉज़िटिव वे में आगे बढ़ रही है, ऐसा मुझे लगता है। और आई एम श्योर उसमें और भी बेहतरी दिन-ब-दिन होती जाएगी। अभी आपने आपकी बातों के दौरान कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का भी नाम लिया। बताया है कि ये चीज़ें चल रही है। तो मैं उसी से रिलेटेड थोड़ा-सा और एलाबोरेटिव क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि जो भी इनॉग्रेशन होते हुए हमें दिखता है, जैसे उन्होंने आईआईटी या आईआईएम का इनॉग्रेशन किया या एम्स का इनॉग्रेशन किया या फिर उन्होंने और भी कई इनॉग्रेशंस किए। तो वो इनॉग्रेशन ऐसे तो है नहीं कि रातों-रात वो हो गए। उनके ऊपर पिछले 4 साल, 5 साल से काम चल रहा था। तो वो जाके आज इस स्टेज पे आए कि वो इनॉग्रेट हुए हैं। तो जो चीज़ इनॉग्रेट हुई है और इसके अलावा भी कई सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो ऑन ग्राउंड वहाँ पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की तरह चल रही होंगी। तो क्या आप उन 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 चीज़ों में कुछ और हमें बता सकते हैं? देखिए डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में सबसे पहले जो रेनोवेशन और बाकी चीज़ें थी कश्मीर को लेकर या अलग-अलग टाउन्स को लेकर, हम कश्मीर श्रीनगर स्मार्ट सिटी की बात करते हैं या यहाँ के ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, बहुत सारी न्यू बसेस जो इंट्रोड्यूस की गई और बहुत ही फ़ीज़िबल अमाउंट में आप ट्रैवल कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। या यहाँ के जो क्या कहते हैं इसे रोड कनेक्टिविटी या नए तरीके से रेनोवेट करना या पार्किंग जगहें एस्टेब्लिश करना। आपको पता है कि लोग यहाँ पे सुबह काम को निकलते हैं अपनी गाड़ियों में तो ट्रैफिक जैम की वजह से उनका आधा जो टाइम है वो उसी में स्पेंड हो जाता है। तो एक जी। प्लानिंग के अंदर काफ़ी सारे इन लाइन थे प्रोजेक्ट्स श्रीनगर स्मार्ट सिटी के अंदर जिसमें काम हुआ है और जो लोगों ने देखा है। जो भी कश्मीर विज़िट करता है वो देखता है कि किस तरीके से एक नया लुक जो है फेस लिफ्ट दिया गया श्रीनगर स्मार्ट सिटी को या रेस्ट ऑफ द टाउन्स को। बहुत काम अभी करने की बहुत ज़रूरत है। अभी नई रेलवे लाइन्स बन रही हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है जो डेवलपमेंटल हम विज़िबल डेवलपमेंट देखते हैं, चाहे वो रोड जी। कनेक्टिविटी को लेकर हो, ट्रांसपोर्ट को लेकर हो, नए स्कूल्स और कॉलेजेस को लेकर हो, वो तो आपने देखा भी ही होगा। जैसे नए जीएमसीज़ को इंट्रोड्यूस किया एक साउथ कश्मीर में है, एक नॉर्थ कश्मीर में है, एक सेंट्रल कश्मीर में है, जम्मू के 3 साइड्स में है, एक तो मेन जम्मू में है, राजौरी में भी है। तो इन कॉलेजेस का इनकाद करना, इनॉग्रेट करना और बच्चे इनमें पढ़ रहे हैं, ये जी। फंक्शनल है, इसमें फंक्शनल नहीं है, ये सारे कॉलेजेस फंक्शनल है
और इसके अलावा स्कॉलरशिप इंट्रोड्यूस करना बच्चों के लिए, या इसके अलावा अगर हम स्टार्टअप पॉलिसीज़ देखें या फॉरेन इन्वेस्टमेंट देखें, हर जगह से कुछ ना कुछ हो रहा है। एंड अनएम्प्लॉयमेंट हमें पता है कि एक चैलेंज है। ये सिर्फ़ कश्मीर में नहीं है, ये हमारे पूरे देश में है और ग्लोबली भी एक चैलेंज है, क्योंकि राइट, इस तरीके से डिजिटल वर्ल्ड में एआई हमें रिप्लेस कर रहा है लोगों को। तो अब हम आए दिन सुनते हैं कि गूगल ने इतने एम्प्लॉइज़ को ड्रॉप कर दिया। तो गूगल जैसी बड़ी कंपनी एम्प्लॉइज़ को ड्रॉप करना, अभी हम उसके अकॉर्डिंग जो अपने आप को देखते हैं, तो हमें इतना स्किलफुल बनना है कि हम लोगों की जो सर्वाइवल है, हमारी नीड रहे सोसाइटी में, ताकि हम भी खुद सर्वाइव कर सकें। तो ऐसे बराबर, स्किलफुल प्रोग्राम्स बहुत सारे हुए, जैसे डिस्ट्रिक्ट बारामूला में हुए स्किल्ड प्रोग्राम्स, जिसमें टेक्नीशियन के कोर्सेज़ करवाए जाते हैं अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, या जॉब फेयर मेला, जॉब मेला जो लगता है, उसमें अलग-अलग कंपनीज़ आती है रेस्ट ऑफ द कंट्री से या विद इन द कश्मीर, जो कंपनीज़ हैं, वो रिक्रूट करती हैं प्राइवेट जॉब्स के लिए बच्चों को, और बच्चे उसमें हिस्सा भी लेते हैं और उनको ऑन स्पॉट जो है अम, लेटर्स मिलते हैं, अपॉइंटमेंट लेटर्स मिलते हैं, या जॉइनिंग लेटर्स मिलते हैं, ताकि वो वहाँ काम कर सकें। उसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स कितने सारे होते हैं जिसमें बच्चे क्वालीफाई करते हैं। जेकेएस है हमारा, तो उसमें भी कितने सारे कश्मीरी जेएनके के बच्चों ने अपना लोहा मनवाया है और एज़ ऑफिसर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स अभी काम कर रहे हैं। या यूपीएससी में हर साल अब कश्मीरी बच्चों की जो है हम तादाद देखते हैं बढ़ रही है धीरे-धीरे, राइट, और लोग जो है, बच्चे जो हैं इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तरफ। तो ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें हो रही है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा इश्यू है। उस पर और ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग की ज़रूरत है, क्योंकि पॉपुलेशन इतना है, बच्चे पढ़े-लिखे भी हैं और जॉब्स की कमी है। तो बहुत सारे और इनिशिएटिव्स अगर जॉब्स को लेकर, क्योंकि अगर हम विद इन द पेरिफेरी देखें या विद इन द सोसाइटीज़ में डीप डाउन देखें, तो हमें ये पता चलता है कि एक घर में एक बेटा है, उसने पीएचडी की है, उसकी 4 बहनें हैं, माँ-बाप भी है। तो अल्टीमेटली जो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उसके सर पर आ जाती है। जी, और वही बेटा अगर अनएम्प्लॉयड है, तो एक तो ये उसका मेंटल ट्रॉमा भी हो जाता है, फिर हुँ, सोसाइटल प्रेशर भी ऊपर आ जाता है और वहाँ से आगे जॉब भी नहीं उसको मिल रही है। तो ये सब चीज़ें जो है उसकी लाइफ में एक बिद्दत बन जाती है कि उसके पास जी, जॉब नहीं है। तो इसमें भी अगर आने वाले समय में लोगों को एक उम्मीद है कि और जो है रिक्रूटमेंट्स जो है होंगी और परमानेंट राइट, रिक्रूटमेंट्स होंगी, और ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को है कम-कम गैप देके जो है कंडक्ट किया जाएगा, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूट हो जाएँ बच्चे और वो अपना काम शुरू कर दें। तो राइट, ओवरऑल ऐसी चीज़ें जो है इतनी सारी जो प्लानिंग या एग्ज़ीक्यूशन हो रहा है चीज़ों का, और भी ज़रूरत है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट राइट, इश्यू है और उस पर हमें और काम करने की ज़रूरत है। राइट। और आई एम श्योर जो भी आपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात करी, अगर इसे हम आज से 5 साल, 6 साल पहले से कंपेयर करें, तो उसमें शायद बेहतरी हुई होगी और एक अच्छी नोटिसेबल बेहतरी हुई होगी और आई एम श्योर कि इसके ऊपर गवर्नमेंट का और भी ख़्याल होगा और गवर्नमेंट और भी इसमें दखल देगी और इसमें दिन-ब-दिन और शायद बेहतरी होते जाएगी ताकि जो अनएम्प्लॉयमेंट वाली जो आपने बात करी, उसको बहुत अच्छे से एड्रेस किया जा सके। बिल्कुल। अ अब राइट। हाँ जी, आप कंटिन्यू करें, आप कुछ बोल रहे थे। बिल्कुल नोटिसेबल हुई है। अब आप देखिए, जैसे कुछ साल पहले आप बहुत कम वुमेन एंटरप्रेन्योर्स देखते होंगे, राइट। बहुत मिनिमम, वेरी मिनिमम। आज आप देखेंगे हर हाउसहोल्ड में या हर गाँव में 4-5 या 8 लड़कियाँ तो ऐसी हैं जिनके पास गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू अपना एक सेटअप है। यहाँ पे आज लड़कियों ने हर उस वो जो टबूज़ है उनको ब्रेक किया है। जैसे शीप फार्मिंग, हम ऐसे मतलब हमारी सोसाइटीज़ में ऐसा होता है कि शीप फार्मिंग कर रही है तो कुछ काम नहीं है, ये कैसा काम है? हुँ, बट इन राइट। टबूज़ को भी ब्रेक किया गया है हमारी सोसाइटी में, ख़ासकर वुमेन फ़ोक जो है शीप फार्मिंग करती हैं, या जो टेलरिंग के सेंटर्स हैं वो एस्टेब्लिश कर रही हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही हैं। एक तो खुद भी काम कर रहे हैं और भी 2-4 लोगों को अपने साथ वो एम्प्लॉय कर रहे हैं। वो जो सेल्फ ग्रोथ है ना, उसको नोटिसेबल बनाने के लिए इन स्कीम्स ने काफ़ी ज़्यादा वर्क किया है। और मुझे लगता है ऐसी स्कीम्स अगर और ज़्यादा अवेयरनेस के साथ इंट्रोड्यूस की जाए, तो मुझे लगता है हर हाउसहोल्ड में एक रोज़गार तो आ ही जाएगा। एब्सोल्यूटली, बिल्कुल सही बात। अब थोड़ा-सा हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि
आर्टिकल 370 को रिमूव होते हुए पूरे देश ने देखा। कश्मीर ने उस पूरी रीजन ने उसे एक्सपीरियंस किया और साथ ही उसके बाद में जो चीज़ें होते गई, फिर वो प्रोग्रेस की हो, डेवलपमेंट की हो, आगे बढ़ने की हो, बेहतरी की हो, उसे भी सब लोगों ने देखा। मैं अभी आपसे एक चीज़ ये पूछना चाहूँगा कि एक यूथ जो एक बच्चे हैं, नौजवान हैं, लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, पहले उनके पास शायद अपॉर्चुनिटीज़ कम रहती होगी या फिर अब वो किस तरह से टूरिज़्म हुआ, स्पोर्ट्स हुआ, एजुकेशन हुआ, हर फ़ील्ड में, हर सेक्टर में हम लोग देख रहे हैं कि कश्मीर से एक नोटिसेबल कंट्रीब्यूशन, नोटिसेबल इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। तो किस तरह से जो वहाँ का यूथ है, वो टूरिज़्म हुआ, स्पोर्ट्स हुआ, एजुकेशन हुआ, इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए बड़े ही अच्छे से आगे बढ़ रहा है। और इसमें 370 के बाद में क्या आपको बदलाव दिखा जो पहले नहीं था और अब है? मुझे लगता है 370 से पहले वो जो एक कांस्टेंट चेंज हमने देखा, वो हमने स्पोर्ट्स के एरिया में भी देखा या बाकी जो चीज़ें आप बोल रहे हैं। अब देखिए क्रिकेटर आमिर एक पैरा एथलीट है, उसको हमने रिसेंटली सचिन जी, तेंदुलकर के साथ एक ही ग्राउंड में खेलते हुए देखा। दिस इज़ जी, समथिंग जो जो मतलब ज़रूरी है कश्मीर के लिए और ये एक्चुअल में हुआ है। आप देखिए जासिया अख्तर है हमारी और दूसरी आई एम नॉट एबल टू रिकॉल हर नेम अ, वो भी कश्मीर से हैं, दोनों ही आईपीएल में सिलेक्ट हुई और आईपीएल में खेला भी, जी, लड़कियाँ। अब देखिए जी, फुटबॉल में भी लड़कियों की जब यहाँ पे हमारी एक फीमेल फुटबॉलर है नादिया निघत, जब वो खेलती थी तो वो अकेले खेलती थी, पहले कई साल पहले और फिर वो बॉयज़ टीम में रहती थी और वहाँ खेली क्योंकि वो अकेली लड़की थी। आज कश्मीर में 3-4 फुटबॉल टीम्स फीमेल्स की ही है। यहाँ रग्बी की टीम है लड़कियों की, यहाँ क्रिकेट की 5-6 टीम्स है, नॉट जस्ट 1, वंडरफुल, वंडरफुल, 6 ग्रेट, टीम्स एंड इन फैक्ट मोर देन दैट। कश्मीर प्रीमियर लीग फर्स्ट जो हुई वो हमारी ऑर्गनाइज़ेशन ने ही करवाई थी कश्मीर में और उसके बाद वो रुकी नहीं, उसके बाद और लोगों ने भी करवाई कश्मीर प्रीमियर वंडरफुल। लीग। इट इज़ अ वेलकमिंग स्टेप कि ल लड़कियों को हर फील्ड में एक मौका मिल रहा है विदाउट एनी थ्रेट कि उन्हें लगे कि हमें कोई डर है या फैमिली सपोर्टिव नहीं है। फैमिली भी सपोर्टिव है और उनकी जो सराउंडिंग्स वो भी फेवरेबल है उनके लिए और वो खेलती हैं और बिना डर के खेलती हैं। और और भी चीज़ें हैं जैसे चेस हो, कैरम हो, जो इंडोर गेम्स है, इनमें भी लड़कियाँ पार्टिसिपेट कर रही हैं। नॉट जस्ट गर्ल्स, बॉयज़ भी पार्टिसिपेट करते हैं। वाटर स्पोर्ट्स में आपने देखा होगा कि एक नया ट्रेंड चल रहा है, वाटर स्पोर्ट्स में लोग आ रहे हैं और फीमेल्स की अपनी टीम है, अलग-अलग गेम्स है उसमें इतनी सारी गेम्स है कि मुझे उनका नाम भी नहीं पता है कि एक्चुअल में क्या कहते हैं उन गेम्स को। और आपने देखा होगा बड़े-बड़े प्रोग्राम्स उनको लेकर हो ताकि ये बूस्ट हो और बच्चे इसमें और आएँ अभी और हाल ही में वहाँ पर फ़ॉर्मूला 4 रेसिंग भी हुई थी, इफ आई एम यस नॉट। एग्ज़ैक्टली फ़ॉर्मूला 4 जैसी रेसिंग आप देखिए कुछ सालों में आप कश्मीरियों को भी देखेंगे उसमें। मेबी बराबर, इस टाइम जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो बाहर से आए थे रेस्ट ऑफ द कंट्री से, बट अगली बार आप देखेंगे कि यहाँ के बच्चे भी उसको अडॉप्ट कर लेंगे फ़ॉर्मूला 4 कार रेसिंग को। उसके अलावा आर्ट देखिए आप मार्शल आर्ट में लड़कियाँ किस हद तक जा रही हैं और इंटरनेशनली खुद को रिप्रेज़ेंट कर रही हैं। आप देखिए तजम्मुल इस्लाम है, 3 टाइम्स आई थिंक गोल्ड मेडलिस्ट है इंटरनेशनल। और भी लड़कियाँ हैं जो इंटरनेशनली उन्होंने रिप्रेज़ेंट किया है अपनी कंट्री को और गोल्ड मेडल लाया है। तो एक वाइड चेंज देखने को मिलता है व्हिच इज़ विज़िबल टू पीपल और वो देखने को मिल राइट। रहा है और उनकी वजह से और बच्चे जो हैं, वो एक इन्फ्लुएंस महसूस करते हैं और वो अपने-अपने रिस्पेक्टिव फील्ड में जाते हैं और एक्सेल करने की कोशिश करते हैं। और मुझे लगता है कि एक एक ए एक खिलाड़ी, एक बच्चा, वो एक अगर कोई मुकाम हासिल करता है, तो वो कम से कम 100 बच्चों को इंस्पायर करता है कि वो डेफ़िनिटली, आगे आएँ, डेफ़िनिटली। और ना सिर्फ़ उसी स्पोर्ट्स में बल्कि किसी और फ़ील्ड में भी, किसी और स्पोर्ट्स में भी वो आगे आएँ और अपना नाम करें और साथ ही साथ वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए भी कहीं न कहीं कंट्रीब्यूट करता है।
तो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि ना सिर्फ़ किसी एक चीज़ में, बल्कि हर एक रीजन में, हर एक चीज़ में, फिर वो स्पोर्ट्स हो, चाहे कोई और हो, उसमें वहाँ के बच्चे, वहाँ के यूथ आगे आ रहे हैं और दूसरों बच्चों को भी इंस्पायर कर रहे हैं। डेफिनिटली। राइट, गुड। अब मैं हमारे डिस्कशन को थोड़ा-सा इलेक्शन और पॉलिटिक्स की तरफ लेके चलता हूँ। कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया था कि कश्मीर में 30 सितंबर के पहले इलेक्शंस होने चाहिए और आई एम श्योर, मुझे लगता है जैसा अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो लोकसभा इलेक्शन अनाउंस किए थे, उस दौरान उनसे ये बात पूछी भी गई थी कि कश्मीर में इलेक्शंस कब होंगे। तो उन्होंने ये कहा कि लोकसभा इलेक्शन कंप्लीट होने के बाद में उनकी प्लानिंग है कश्मीर में इलेक्शन करवाने की। मतलब लोकसभा इलेक्शन 4 जून को रिजल्ट आएगा और उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन 3 महीनों के अंदर हो सकता है कश्मीर में इलेक्शंस की प्लानिंग हो। अब इसके हवाले से मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये है कि पिछले 5 सालों में जो एक गवर्नर रूल हम लोगों ने देखा और उसके अंदर हम लोगों ने एक कश्मीर की प्रोग्रेस देखी और एक डेवलपमेंट देखा। अब जब वहाँ पर और इलेक्शन होना भी बहुत ज़रूरी है ताकि एक लोकल डेमोक्रेसी और एक लोकल रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर मिल सके, जैसे भारत के हर स्टेट में होता है। पर अभी भी हम लोगों ने देखा कि कुछ लोग या कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़, मैं अभी किसी का भी नाम नहीं लेता हूँ, वो अभी भी 370 किए को रिस्टोर करने के ऊपर लगे हुए हैं या फिर वो सोचते हैं कि ये वापस होना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में अगर मान लीजिए ऐसे लोगों के हाथ में पॉलिटिकल पावर आती है, तो क्या स्टेट की प्रोग्रेस या डेवलपमेंट कहीं बैकवर्ड, कहीं रिवर्स गियर में तो नहीं जाएगी? या फिर अभी भी लोग इनके ऊपर, इनकी बातों के ऊपर उतना ही यकीन करते हैं जितना पहले करते थे? देखिए, पहली चीज़ हमें जो समझनी है दैट वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, राइट, जहाँ डेमोक्रेसी चलती है, जहाँ डिक्टेटरशिप की कोई गुंजाइश नहीं है। कश्मीर जो है वो एक कॉन्फ्लिक्ट रिडन ज़ोन रहा है। तो क्या है कि उसको ठीक करने के लिए कुछ अगर ठोस कदम उठाए गए, उसको एक स्पेस दी गई पॉलिटिक्स से, जो उसको रेस्ट चाहिए था, वो उसे मिला। बराबर। और कहा जाता है ना कि पॉलिटिक्स कैन वेट, बट लोगों की जो रिकंसिलिएशन है दैट कांट वेट। हुँ, मतलब 30 सालों से वी आर बीइंग, मतलब हम लोग उस चीज़ से हम लोग वो चीज़ें देख रहे हैं जो हमारे लिए अब नॉर्मल हो गई है, कि बाहर बराबर, शेलिंग हो रही है तो हो रही है, बाहर बम फट रहे हैं तो देखा ही तो है, पिछले कितने सालों से देख रहे हैं। इस फेज़ से हमें जो रेस्ट मिला वो मिला कुछ ठोस कदम जो सेंटर की तरफ से उठाए गए कि कश्मीर को एक पैरेलल स्पेस दी गई अ, अलग चीज़ें करने के लिए। उसके बाद आती है इलेक्शंस के बाद। जो ये स्पेस दिया गया, इसकी एक लिमिटेशन होनी ही थी। ठीक है? बराबर, बिल्कुल सही। चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या दुनिया का कोई भी कानून हो, आप वो रोक नहीं सकते अब। मतलब कि एक टाइम के बाद यू हैव टू रिस्टोर द स्टेटहुड। इलेक्शंस तो होने ही होंगे, चाहे आज होंगे, इस साल में होंगे, अगले 2 साल में होंगे, अगले 3 साल में होंगे, बट समव्हेयर इट विल हैपन। और मुझे लगता है कि कश्मीर को इतना फ़ीज़िबल गैप मिला कि उन्होंने डिसीज़न मेकिंग सीख ली कि हू इज़ गोइंग टू बी आवर रिप्रेजेंटेटिव। और यहाँ के जो हुँ, पॉलिटिशियंस जो है उनको भी फाइन क्लास मिली कि उन्होंने किस तरीके से पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स को जो है कैरी फॉरवर्ड किया था कश्मीर में, जो ड्युअलिटी थी उनमें, आई थिंक वो उससे बाहर आ रहे हैं। हाँ, मेबी कुछ रीजनल पॉलिटिशियंस अभी भी ऐसे हैं जो लोगों को ये बता रहे हैं कि 370 को हम वो लाएँगे। इट माइट बी अ टैक्टिक टू गेट वोट्स फ्रॉम द पीपल। हुँ, बट 370 जो भी पढ़े-लिखे लोग हैं कश्मीर में, उनको पता है 370 वापस आने वाला है नहीं। वी हैव लॉस्ट बराबर, दैट स्टेटस जो हमारे पास था, व्हिच वाज़ मिसयूज्ड बाय दीज़ पॉलिटिकल क्लासेस। राइट, उन वो ही इसको यूज़ करते थे। सेंटर वाज़ हैविंग नो अथॉरिटी ऑन देम कि वो उनसे पूछे, ये जो आप लैंड का मिसयूज़ कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? ये जो यहाँ पे स्टेट लैंड है, इसके साथ क्या हो रहा है? नाउ सेंटर हैज़ द अथॉरिटी, अब वो कुछ नहीं कर सकते। अब रही बात राइट, इलेक्शंस की तैयारियाँ यहाँ ज़ोरों-शोरों से चल रही है। बी इट एनी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, बी इट एनी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट और बी इट एनी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, एवरीबॉडी इज़ डूइंग देयर कैम्पेन्स। वो लोगों से मिल रहे हैं, वो लोगों से बातचीत कर रहे हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं।
अब डिपेंड करता है लोगों पे। आपने जो प्रोग्रेस की बात की, अब डायरेक्ट इंटरफेरेंस है सेंटर का स्टेट के साथ। अगर पॉलिटिकल क्लास कल को इलेक्ट होने के बाद यहाँ पे अपनी मनमानियाँ करती हैं, दे विल बी बैश्ड फ्रॉम द सेंटर, क्योंकि अब हुँ, उनका कन्फिडेंस नहीं चलेगा यहाँ पे। अब सेंटर की इन्वॉल्वमेंट है, सेंटर बहुत सारी चीज़ों को रोक सकता है। यहाँ अगर कोई ड्युअलिटी दिखाएगा, एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखाएगा सेपरेटिज्म की तरह और एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखाएगा भारत माता की जय की तरफ, तो सेंटर विल इन्वॉल्व देमसेल्व्स इन इट। और उनको भी पता है यहाँ का जो पॉलिटिकल क्लास है आफ्टर गेटिंग इलेक्टेड, वो भी अपना ये जो बोल रहे हैं 370 वापस आएँगे, वो नहीं लाएँगे। वो अपना पॉलिटिकल काम जो है वो स्टार्ट कर देंगे, मुझे ऐसा लगता है। बाकी रही इलेक्शंस की बात कि हू विल विन, उसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, बिकॉज़ आप जो भी पॉलिटिकल पार्टी देखेंगे, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी देखेंगे या नेशनल पॉलिटिकल पार्टी भी देखेंगे, हर एक में एक वाइड गैदरिंग देखने को मिल रही है। पीपल आर पार्टिसिपेटिंग एवरीवेयर, पीपल आर पार्टिसिपेटिंग, और उनको, मुझे लगता है ये एक, मुझे एक पॉजिटिव चेंज लग रही है। मुझे लगता है रिप्रेजेंटेटिव वही बनना चाहिए जिसको लोग चुनें। बराबर। जिसको, हाँ, जिसको लोग चुने। अब कोई रीजनल पॉलिटिकल पार्टी को ही चुन रहा है, वी शुड नॉट क्वेश्चन इट। वी शुड एक्सेप्ट एट लीस्ट कि लोगों ने इसी को ही चुना है, तो लोग, जिन लोगों ने मेजॉरिटी के साथ इनको चुना है, तो वही इसकी सर्कमस्टेंसेस देखेंगे। उन्होंने कुछ सोचकर ही चुना होगा। लेकिन उसके बारे में भी हम कुछ नहीं कह सकते कि कौन मैक्सिमम सीट से आगे बढ़ेगा या फिर से कोalition गवर्नमेंट बनेगी असेंबली इलेक्शंस के बाद, अगर वो हुए तो। अभी पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में कौन-कौन, अभी आप देखेंगे कि सीट शेयरिंग की बात आई तो मतभेद शुरू हो गए पीएचईडी में। बराबर। फ्रेंडशिप टूट गई। कोई कुछ कह रहा है, दे आर वो कैट फाइट एक चल रही है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में। तो देयर इज, मेरी तरफ से तो ऐसा कुछ, आई एम नॉट एबल टू इमेजिन हु इज गोइंग टू विन। बट एवरीवेयर जो भी पॉलिटिकल क्लास है उनमें पार्टिसिपेशन हो रहा है, तो मुझे वो एक पॉजिटिव चीज देख रही है कि लोग जो है उनमें एक बेदारी हुई है कि अपना जो हमारा राइट टू वोट है, हमारा फंडामेंटल राइट है, वो हमें एक्सरसाइज करना है। वो एक्सरसाइज करने में कोई बुरी बात नहीं, हमें वो एक्सरसाइज करना चाहिए। अब वो कहाँ एक्सरसाइज करते हैं वो हमें रिजल्ट्स के बाद ही पता चलेगा। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली और यही चीज़ एक डेमोक्रेसी की जमहूरियत की खूबसूरती होती है कि लो लोगों के पास वो हक होता है, वो राइट होता है और वो उनकी मर्ज़ी होती है कि वो कहाँ पर और किस तरह से अपना रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद में जो उसकी फर्दर प्रोसेस है वो होती है। और ये आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि लोगों में ये एक इंटरेस्ट आ रहा है। फिर वो भले इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो, नेशनल पार्टी हो, रीजनल पार्टी हो, कहीं पर भी हो। लोग वो बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और उस जमहूरियत की प्रोसेस को इन्वॉल्व होके एन्जॉय कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है, जो आपने बताई और ये एक बड़ा पॉज़िटिव और कंस्ट्रक्टिव चेंज जो अभी फिलहाल हो रहा है, ये मुझे ऐसा लगता है और आई एम श्योर इस पूरी प्रोसेस के बाद में फिर वो लोकसभा का इलेक्शन हो, चाहे वो उसके बाद में स्टेट इलेक्शन हो जो भी गवर्नमेंट आएगी, वो कश्मीर की और उस रीजन की बेहतरी के लिए ही काम करेगी। तो आगे मैं आपसे एक चीज़ और पूछता हूँ, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे सॉरी अगर डिस्कशन थोड़ा लंबा हो गया हो तो। अ, अभी हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों पे बात करी क्या डेवलपमेंट हुए हैं, फिर उसके बाद में इलेक्शंस के ऊपर थोड़ी-सी बात करी और थोड़ी जो फर्दर यूथ है, उसके ऊपर बात करी। अब मैं थोड़ी-सी एक चीज़ और आपसे पूछना चाहता हूँ, एक कन्क्लूसिव स्टेटमेंट की तरह। ऐसे और कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो आपको लगता है जिनमें बेहतरी की गुंजाइश है अ, कश्मीर एज़ अ रीजन, एज़ अ स्टेट के लिए और उनकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए बड़ा ही प्रोमिनेंटली गवर्नमेंट की तरफ से ताकि इस रीजन में और फर्दर डेवलपमेंट और प्रोग्रेस अच्छे से हो सके? पहली बात मैं शुरू करती हूँ एजुकेशन से। एजुकेशन का जो सिस्टम है उसमें रिफॉर्म्स आने चाहिए वाइडली। जो एनरोलमेंट होता है स्कूल्स में फॉर-फ्लंग एरियाज़ में, अभी भी उन पर में कुछ कोताही हो रही है। द राइट रिकॉर्ड इज़ नॉट बीइंग सर्व्ड इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट कि बच्चों का एनरोलमेंट बहुत कम है और वहाँ पे रिफॉर्म्स ग्रास रूट तक जाने चाहिए।
और रिफॉर्म्स जो है गवर्नमेंट स्कूल्स में आने चाहिए वाइडली। अगर वहाँ पे बहुत सारा बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो वहाँ पे एक वाइड अम, चेंज की ज़रूरत है, ताकि जो एनरोलमेंट गवर्नमेंट स्कूल्स में वो ज़्यादा से ज़्यादा हो और बच्चों को जो है उससे फ़ायदा मिले और ईज़ी एक्सेसिबल एजुकेशन उनको मिले। रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, क्वालिटी एजुकेशन को प्रमोट करने की ज़रूरत है और स्कूल्स में बचपन से ही अ, सेल्फ डिफेंस जैसी चीज़ों को इंट्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी है हर जगह वाइडली। सेकंड ओके, थिंग इज़ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। हमारा जो पॉपुलेशन है उसमें एक वाइड हिस्सा जो है औरतें का कंस्ट्रक्ट करती हैं। उससे औरतें जो हैं उनका एक बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की अवेयरनेस डीप रूट तक जानी चाहिए सो दैट औरतें जो है अपना पॉलिटिकल प्रोसेस में एक तो इन्वॉल्व हो या उसे प्रैक्टिस भी करें। मतलब पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में औरतें ज़्यादा से ज़्यादा आगे आएँ। जो रिसेंटली देखा भी गया है कि औरतें जो है सामने आ रही हैं, तो राइट टू वोट को भी एक्सरसाइज़ करना चाहती हैं और दूसरा उस पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा भी बनना चाहती हैं। तो उसमें और स्ट्रेंथनिंग करने की ज़रूरत है और अवेयरनेस की ज़रूरत है और इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत है और प्रोग्राम्स की ज़रूरत है, जहाँ लोग जो है ख़ासकर औरतें जो हैं वो अवेयर हो सकें और उनकी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट पे ध्यान दिया जा सके। Because I believe that half of the empowerment is completed when there is political empowerment of the woman. जब राइट, उसकी इक्वल रिप्रेजेंटेशन है सोसाइटी में तो उसकी एम्पावरमेंट जो है वो हम देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अनएम्प्लॉयमेंट इज़ द चैलेंज। उसके लिए और से ज़्यादा प्रोग्राम्स होने चाहिए, जॉब फेयर्स होने चाहिए, रिक्रूटमेंट्स होनी चाहिए। उसके अलावा जो पॉलिसी बनाई गई है स्टार्टअप्स को लेकर या एंटरप्रेन्योरशिप को लेके, उसमें एक और फैक्टर है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को इन्वॉल्व करना चाहिए। यहाँ से बच्चों को इतना एक्सेस मिलना चाहिए, वो इंटरनेशनली अपने प्रोडक्ट्स को जो है वो प्रेज़ेंट कर सके, लोगों को दिखा सके। आई थिंक ये मेन चीज़ 4-5 चीज़ें हैं। बाकी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को और स्ट्रेंथनिंग की ज़रूरत गाँव में है। विलेजेस में है। शहर तो डेवलप हो रहे हैं, गाँव भी डेवलप होने चाहिए। वहाँ की सड़कें जो है वो हायर जो हिली एरियाज़ हैं वहाँ तक पहुँचनी चाहिए या बाकी बेसिक फैसिलिटीज़ जो हैं अभी उन पर काम किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे घर हैं अभी जिनमें पानी नहीं है या बहुत सारे ऐसे हिली एरियाज़ पे घर है जहाँ तक पानी पहुँचाया गया है। तो इन बेसिक यूटिलिटीज़ जो है, इन फैसिलिटीज़ जो है इनका ख़्याल रखा जाना चाहिए और ताकि जो है लोगों को ये लगे कि नहीं, वो कहीं रह रहे हैं, किसी सिस्टम में रह रहे हैं जो उनके बारे में सोचता है। उनमें एक वो सेंस ऑफ रेलेवेंस होना चाहिए कि नहीं कोई हमारे लिए काम कर रहा है। नॉट दैट कि सेंस ऑफ इर्रेलेवेंस हो कि हम तो मतलब रेलेवेंट ही नहीं है सोसाइटी से, ये नहीं होना चाहिए। यस। बिल्कुल बिल्कुल सही है और ऐसा ही है और आई एम श्योर कि आने वाले कुछ समय में जो चीज़ें आपने बताई कि किन चीज़ों में बेहतरी की गुंजाइश है, उन चीज़ों पर काम होते हुए, उन चीज़ों पर काम करते हुए और साथ ही जिन चीज़ों पर ऑलरेडी भी काम हो रहा है, वो जब अमल में आएँगे, इन सब चीज़ों के कॉम्बिनेशन के थ्रू आने वाले समय में मुझे लगता है शायद 5 से 6 सालों में, 7 सालों में एक कश्मीर एक ऐसा रीजन बनेगा जो इंडियन इकोनॉमी में एक नोटिसेबल कंट्रीब्यूशन करने के लिए एक लीडिंग स्टेट की तरह आगे बढ़ेगा। और ये ना सिर्फ टूरिज़्म इंडस्ट्री की तरफ से होगा, बल्कि ये और भी कई दूसरे सेक्टर्स में भी कश्मीर का कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलेगा और कश्मीर के लोगों का कंट्रीब्यूशन भी देखने को मिलेगा। तो इसी बात के साथ में आज मैं आपके समय के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया कहता हूँ कि अभी रमज़ान भी चल रहे हैं और रोज़े भी हैं। इसमें से भी आपने आपकी मसरूफ़ियत में से हमारे चैनल के लिए, व्यूअर्स के लिए समय निकाला और आपकी इतनी कंस्ट्रक्टिव, पॉज़िटिव बातें शेयर करी, जिससे एक्चुअली में लोगों को पता पड़ता है कि क्या अच्छा हुआ है और क्या अच्छा और होने की ज़रूरत है, दोनों ही चीज़ें। सो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और उम्मीद है मुस्तकबिल में भी किसी और टॉपिक के साथ में आपसे फिर एक कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन करने को मिलेगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।